स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट हिंदी विद नूर के साथ। आज हम एक टोकरी भर मिट्टी कहानी पढ़ेंगे। ये यूजीसी नेट पेपर 2 जो हिंदी से देना चाहते हैं एग्ज़ाम, ये उनके लिए है। ये तीसरी कहानी है, ठीक है। यानी कि हमने पहले 2 कहानी पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप उसे देख लीजिएगा। वो है एक दुलाई वाली कहानी और चंद्रदेव से मेरी बातें, राजेंद्र वाला घोष जी के द्वारा रचित है। तो ये कहानी अगर आप नहीं देखे हैं आप जाके उसे देख लीजिए, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे माधवराव संप्रे द्वारा रचित एक टोकरी भर मिट्टी, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है, हम लोग कहानी पढ़ने से पहले, कहानी आरंभ करने से पहले हम उसके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं, ताकि हमें पढ़ने से पहले थोड़ी रुचि उत्पन्न हो सके, है कि नहीं। तो हम थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे कि ये कहानी एक टोकरी भर मिट्टी ये किस प्रकार की कहानी है। तो देखिए, ये कहानी यानी कि एक टोकरी भर मिट्टी, जिसके लेखक है माधवराव संप्रे, ठीक है। ये कहानी 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1901 में। और कौन से पत्रिका में हुई थी? तो छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि देवी प्रसाद वर्मा और अधिकांश विद्वानों द्वारा सहमति बनी कि ये कहानी हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है, ठीक है। ये आदर्शवादी कहानी है, ठीक है। किसके द्वारा सहमति हुई? देवी प्रसाद वर्मा और अधिकांश विद्वानों द्वारा, ठीक है। और देखिए, इस कहानी का जो मुख्य पात्र है, बुजुर्ग विधवा अपनी बहू और पुत्र की मौत दे चुकी है। अब एकमात्र पोती ही उसके जीने का सहारा है। यानी कि एक बुजुर्ग विधवा है और उसकी एक पोती है जो उसके जीने की वही एक सहारा बची है। दूसरा प्रमुख पात्र है जमींदार। दंभी व्यक्ति बाद में क्या करता है? टोकरी भर मिट्टी ना उठा पाने पर अहंकार का तिरोहित कर हो जाना, ठीक है। बाद में क्या होता है? उसका अहंकार मिट जाता है। और गौर पात्र में हम देखते हैं कि बुजुर्ग विधवा की पोती है और जमींदार का वकील है, ठीक है। इस कहानी में हम देखते हैं विधवा बुजुर्ग महिला की पीड़ा, शोषण का चित्र, कहानी की मूल संवेदना, हृदय परिवर्तन, अपनी मिट्टी से प्रेम का संदेश, जमींदार का अहंकार और अंत में उसका हृदय परिवर्तन, लचर कानून व्यवस्था का जिक्र, मानवता का संदेश। जमींदार के हृदय परिवर्तन के साथ कहानी समाप्त होती है। वर्ग भेद, गरीब बुजुर्ग महिला, अमीर जमींदार है और कहानी का केंद्रीय तत्व आदर्शवाद है, ठीक है। अब हम देखेंगे इस कहानी का सारांश, ठीक है। थोड़ा सा सारांश भी जान लेंगे और इस कहानी का भाव भी जान लेंगे। उसके बाद हम इस कहानी को पढ़ना आरंभ करेंगे। ये एक छोटी सी कहानी है लेकिन इसका भाव बहुत ही गहरा है। माधवराव संप्रे द्वारा लिखित ये कहानी केवल एक गरीब विधवा, ठीक है, और जमींदार की कथा नहीं है, बल्कि ये मानवता, करुणा, न्याय और आत्म जागरण की गहरी अनुभूति कराती है। कहानी समाज के उस कठोर सत्य को सामने लाती है जहाँ शक्तिशाली लोग अक्सर गरीबों और असहाय के अधिकार छीन लेते हैं। कहानी में एक निर्धन विधवा अपनी छोटी सी झोपड़ी में जीवन व्यतीत करती है, अपनी इकलौती पोती के साथ। उसके लिए वे झोपड़ी केवल रहने का स्थान नहीं, बल्कि उसके जीवन की स्मृतियों, संघर्षों और भावनाओं का संसार होती है। उसी मिट्टी में उसका सुख दुख, उसकी मेहनत और उसके जीवन का हर क्षण बसा होता है। गांव का एक धनी जमींदार अपनी शक्ति और अहंकार के कारण वृद्धा की झोपड़ी पर अधिकार कर लेता है। वृद्धा असहाय होकर भी हार नहीं मानती। वे क्रोध या हिंसा का सहारा नहीं लेती,
बल्कि विनम्रता और बुद्धिमत्ता से जमींदार के हृदय को बदलने का प्रयास करती है। वे जमींदार से केवल एक टोकरी भर मिट्टी ले जाने की अनुमति मांगती है। जमींदार उसे तुच्छ समझकर अनुमति दे देता है। वृद्धा मिट्टी भरती है, परंतु टोकरी इतनी भारी हो जाती है कि वे उसे उठा नहीं पाती। तब वे जमींदार से सहायता मांगती है। जब जमींदार स्वयं उस टोकरी को उठाने का प्रयास करता है तो वे भी उसका भार महसूस करता है। उसी क्षण वृद्धा अत्यंत मार्मिक शब्दों से कहती है कि जब एक टोकरी मिट्टी का भार आपसे नहीं उठाया जा रहा, तब पूरी झोपड़ी और उस पर किए गए अन्याय का भार जीवन भर कैसे उठाएंगे। वृद्धा की ये बात जमींदार के अंतर्मन को झंझोर देती है। उसका अहंकार टूट जाता है और उसके भीतर सोई हुई मानवता जाग उठती है। उसे एहसास होता है कि धन और शक्ति से मद में उसने एक गरीब स्त्री की जीवन का सहारा छीन लिया था। अतः उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह वृद्धा की झोपड़ी उसे वापस कर देता है। कहानी का गहरा भाव यह है कि ये कहानी हमें सिखाती है कि गरीब और कमज़ोर व्यक्ति की भावनाएं भी इतनी ही मूल्यवान होती है जितनी किसी अमीर की। अन्याय और लालच मनुष्य को भीतर से बोझिल बना देता है। सच्चाई, करुणा और संवेदना में इतनी शक्ति होती है कि वे कठोर हृदय को भी बदल सकती है। किसी का अधिकार छीनकर प्राप्त किया गया सुख कभी स्थायी नहीं होता। ये कहानी पाठक के मन में करुणा, न्याय और मानवता के प्रति सम्मान का भाव उत्पन्न करती है। तो आप समझ गए। तो चलिए अब इस कहानी को आरंभ करते हैं। तो देखिए, किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। कहाँ पे थी? तो जमींदार के महल के पास किसकी झोपड़ी थी? विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई, यानी कि महल की जो आगे की जमीन होती है, ठीक है, उसको और भी बड़ा करने की उसे इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति एकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतोहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चली बसी थी, यानी कि उसकी एक पोती थी। किसकी? वो जो विधवा थी ना, उसकी एक पोती थी जो कि 5 बरस की थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फुट फुट रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वे मृत प्रयास हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहां से वे निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निसफल हुए, यानी कि जो जमींदार थे उसके जितने प्रयत्न थे उस विधवा को उस झोपड़ी से निकालने की, वो सब निसफल हुए, यानी कि असफल हुए। तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्हें अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। यानी कि वो जो जमींदार थे वो क्या करें कि वकीलों की थैली गरम कर उन्हें अदालत में झोपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया, यानी कि वकील के माध्यम से वकील को घूस देकर वो उस झोपड़ी पर कब्जा कर तो लिए और उस विधवा को उस झोपड़ी से निकाल दिए। फिर देखिए आगे, एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे, यानी वो जो जमींदार है उस विधवा की झोपड़ी के पास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि वे विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। वो विधवा क्या लेके आई थी? अपने हाथ में एक टोकरी लेकर आई जहां वो रहती थी, उस झोपड़ी के पास।
श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो, पर वे जो बुढ़िया थी, ठीक है ना, वो जो विधवा थी, वो बोलती है, वो गिड़गिड़ा कर बोली, महाराज अब तो ये झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ, महाराज क्षमा करें। तो एक विनती है, वो जमींदार से एक विनती लेके आई थी, एक विनती उसे गुहार कर रही थी। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से ये झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वे एक नहीं मानती। कौन? उस वृद्ध विधवा महिला की पोती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने ये सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वे रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी, यानी कि वो जो जमींदार थे उसने आज्ञा दे दी एक टोकरी भर मिट्टी ले जाने के लिए। फिर देखिए, विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, यानी कि जमींदार से प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपया करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वे बार बार हाथ जोड़ने लगी तो पैरों पर गिरने लगी तो उनके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से ना कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे त्यों ही देखा कि ये काम उनकी शक्ति के बाहर है, यानी कि उसकी का एक वजन, यानी उस एक टोकरी भर मिट्टी की वजन इतनी अधिक हो गई कि उस जमींदार से उठाई नहीं गई। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से वे एक हाथ भी ऊंची ना हुई। वे लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, ये टोकरी हमसे ना उठी जाएगी। ये सुनकर विधवा ने कहा कि महाराज नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है, उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे। विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। कृत्म कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस कर दे दी। यहीं पे ये कहानी समाप्त होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगली कहानी के साथ।